रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शोभिता हमेशा से कोई खुद का काम शुरू करने की सोचा करती थी। पढ़ाई के चक्कर में वो बहुत कम ही खाना बनाया करती थी, लेकिन जब भी बनाती तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाती। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने खुद की फूड वैन चलाने का फैसला किया और अपने एरिया के फेमस मार्केट में उसने अपनी फूड वैन खोली, जिसमें वो 30 रुपए प्लेट के हिसाब से हर कुछ इंडियन और चाइनीज खाना बनाकर बेचा करती। एक रोज जतिन और उसकी माँ कुमुद बाजार से गुजर रहे थे, तो कुछ खाने के लिए शोभिता फूड वैन पर रुक जाते हैं। अरे बेटा, किसी ढाबे पर लाता ना, ये गाड़ी में तो चाउमीन और विदेशी खाना ही मिलता है ना। नहीं नहीं आंटी, यहाँ पर इंडियन खाना भी मिलता है। ये रहा मेरी वैन रसोई में मिलने वाले खाने का मेन्यू। आपको जो भी खाना हो मुझे बता दीजिए। वैन रसोई अच्छा नाम है। हाँ माँ, इसमें राजमा चावल, छोले, पूरी और बहुत कुछ है जो आप खा सकती हैं। अच्छा ला, दिखा तो सही। तभी दोनों मेन्यू देखकर खाना ऑर्डर कर देते हैं। वैन के साइड में लगी टेबल पर खाना रखकर खाने लगते हैं। कुछ देर बाद जतिन खाना खाकर बिल पे करते हुए कहता है, खाना बहुत अच्छा था। ये फूड वैन आप अकेले चलाती हैं? जी, सारा खाना मैं खुद ही बनाती हूँ और कुछ ही दिन हुए हैं मुझे ये फूड वैन लगाए हुए। यहाँ इंडियन और चाइनीज खाना दोनों मिलता है, इसलिए मैं इसे वैन रसोई कहती हूँ। बहुत बढ़िया बेटी, राजमा चावल तो एकदम लजीज थे। मतलब बाहर का खाना खाकर भी घर जैसा स्वाद आ गया। धन्यवाद आंटी, आपको खाना अच्छा लगा तो दोबारा जरूर आइएगा। तभी कुछ और ग्राहक भी आते हैं, तो शोभिता उनमें व्यस्त हो जाती है और जतिन अपनी माँ के साथ वहाँ से रिक्शे में बैठकर निकल जाता है। समय बीतता है। शोभिता की वैन रसोई बहुत अच्छे से चलने लगी थी, तो वहीं कुमुद जतिन की शादी के लिए लड़की तलाशना शुरू करती है और रिश्ता लेकर एक कुसुम देवी के घर पहुंचकर बातचीत चलाती है कि सामने से कुसुम की बेटी हाथों में चाय नाश्ता लेकर आती है। उसे देखकर कुमुद झट से बोल पड़ती है, खाने की गाड़ी वाली तू? आंटी आप, क्या बात है, आपको मेरी वैन रसोई का खाना इतना पसंद आया कि आप सीधा रिश्ता लेकर मेरे घर ही आ गई? अरे कैसी बात कर रही है, चुप खड़ी रह। बहन जी, वो ये खुद की फूड वैन चलाती है ना। हम जानते हैं आंटी जी, ये सही कह रही हैं। हमने इनकी वैन पर खाना खाया है। हाँ बहन जी, और क्या खाना बनाती है आपकी बेटी? सब कुछ बना लेती है बहन जी, तभी तो बाजार में इसकी रसोई वैन के खूब चर्चे हैं। हाँ तो मैं पूछ नहीं रही थी बहन जी, बता ही रही थी। वैसे किस मजबूरी में ये खाने की गाड़ी लगाती है? मजबूरी? कोई मजबूरी नहीं है आंटी, वो तो मुझे हमेशा से ही खुद का कुछ काम शुरू करना था। खाना कम बनाती थी लेकिन अच्छा बनाती थी, तो मैंने ये वैन रसोई का प्लान बनाया और काम शुरू कर दिया। क्या बात है, इसमें तो काफी प्रॉफिट होता होगा। हाँ तो इन्वेस्टमेंट भी तो मैंने ही की है ना। आप लोग चाय पीजिए ना। शोभिता के गुण संस्कार देखकर कुमुद उसे पसंद कर लेती है और शोभिता भी जतिन के बारे में सब जानकर रिश्ते के लिए हाँ करती है और फिर कुछ ही समय में दोनों की शादी होती है। विदाई के समय शोभिता जतिन की कार में बैठने से मना करते हुए कहती है, हम इस कार में नहीं बल्कि मेरी रसोई वाली वैन में बैठकर विदा लेंगे। मतलब यही कि मेरी वैन रसोई भी मेरे साथ जाएगी ससुराल, है ना माँ? समधन जी देखिए, बुरा मत मानिएगा, शोभिता की बड़ी इच्छा है इस वैन रसोई को अपने साथ ले जाने की, तो आप बस मना मत कीजिएगा। हाय दैया, अभी बहू के साथ बहू की ये वैन रसोई भी घर आएगी। बताओ, दहेज में लड़के वालों को 4 पहिए वाली कार मिलती है, लेकिन मेरे घर तो बहू की ये वैन आएगी। ठीक है, मुझे क्या, खड़ी रहेगी घर के सामने। हाँ हाँ कोई नहीं, वैन ही तो है। कुमुद के हाँ करते ही शोभिता जतिन के साथ उसकी वैन में बैठकर घर आती है और जतिन वैन को ड्राइव करता है और उस वैन रसोई में ही शोभिता की विदाई होती है। ससुराल में आने के बाद धीरे धीरे शोभिता ससुराल के माहौल में ढलने लगती है और घर की सब जिम्मेदारियां संभालती है। शादी के करीब 1 महीने बाद नाश्ते के समय शोभिता कहती है, सासू माँ, मेरी वैन रसोई भी कब से घर के बाहर खड़ी हुई है, तो मैं सोच रही थी कि बहू तो सोचती बहुत है। अरे तू घर की रसोई पर ध्यान देना, ये वैन रसोई दोबारा चालू करने की मत ही सोच। पर क्यों सासू माँ, मेरे पास खुद की फूड वैन है, मुझे अच्छा खाना भी बनाने आता है, तो फिर मैं क्यों अपनी वैन रसोई को दोबारा चालू ना करूँ?
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू सड़क पर ये वैन लेकर खाना बेचती फिरे। अरे जरूरत ही क्या है, घर की रसोई में अच्छा खाना बना और परिवार को खिला, उसमें ही खुश रहना सीख, समझी? लेकिन सासू माँ। कुमुद शोभिता की कोई बात नहीं सुनती। शोभिता और जतिन के बहुत मनाने पर भी कुमुद नहीं मानती। तो आखिर में शोभिता भी अपना मन मारकर रह जाती है। एक रोज जब वो बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी तो घर के बाहर खड़ी अपनी फूड वैन को देखने लगती है। तभी जतिन घर वापस आता है। उसे जल्दी घर आता और उदास देखकर वो अंदर जाती है तो जतिन बताता है कि जिस कंपनी में वो काम करता था वो बैंक करप्ट हो चुकी है, जिससे उसकी नौकरी भी जा चुकी है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। इस बात को 2 हफ्ते बीत जाते हैं। जतिन अब नई नौकरी की तलाश में था। तभी एक रोज वो कहता है, माँ देखो, गुस्सा मत करना। दूसरी नौकरी मुझे कब तक मिलेगी कब तक नहीं, मैं खुद नहीं जानता। तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे पैसों की तंगी ना हो इसके लिए शोभिता को उसकी वैन रसोई चालू कर लेने दीजिए। हाँ सासू माँ, अब तो जरूरत भी है, और वैसे भी मेरी वैन ऐसे ही कब तक खड़ी रहेगी बाहर? जी तो नहीं मान रहा, लेकिन ठीक है, कर लो जो करना है। बेमन से ही सही लेकिन कुमुद इजाजत दे देती है। अगले दिन शोभिता सभी खाना तैयार करके वैन को एक बार ठीक से देख लेती है और फिर उसमें खाना रख देती है। जिसके बाद जतिन वैन को ड्राइव करके वहाँ से बाजार में जाता है, जहाँ एक खाली जगह देखकर वो वैन को खड़ा करता है और फिर शोभिता वैन के सामने फूड डिस्काउंट का बैनर लगाती है। आधा दिन इंतजार करने के बाद कुछ लोग उसकी वैन रसोई पर कुछ दोस्तों के साथ खाना खाने आते हैं। कुछ दिन लगते हैं उसकी वैन रसोई को लोगों की नजरों में आने में। कुछ समय के इंतजार के बाद शोभिता की वैन रसोई पर अच्छे खासे ग्राहक आने लगते हैं। अब जतिन भी अपनी नौकरी की तलाश दोबारा शुरू करता है। एक रोज शाम को मंदिर में भजन कीर्तन करके वापस लौटते हुए कुमुद अपनी पड़ोसन के साथ जा रही थी। तभी पड़ोसन की नजर शोभिता की वैन रसोई पर जाती है तो वो कुमुद को खींचते हुए वहाँ ले जाती है। बहू की वैन रसोई में आपका स्वागत है। सासू माँ आप? हाँ हाँ, तेरी सासू माँ, और साथ में मैं भी हूँ बहू। चल अब अपनी वैन रसोई का सबसे बढ़िया खाना खिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी। कुछ देर में वो दोनों को राजमा चावल खाने को देती है। दोनों से पैसे तक नहीं लेती। घर लौटते हुए रास्ते में पड़ोसन कुमुद से कहती है, सच में तेरी बहू की वैन रसोई का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। कुमुद, तुझे तो अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए कि उसने अपने हुनर को अपना काम बनाया और ये वैन रसोई शुरू करी। अब वो अपने घर के खर्चे में भी मदद कर रही है। हाँ तू सही कह रही है, चल जल्दी घर चल, वरना तेरी बहू तुझे ढूंढने में मेरे घर का दरवाजा पीटने लगेगी। दोनों घर पहुंचती हैं। समय बीतता है और मोहल्ले में सभी कुमुद की बहू की वैन रसोई के बारे में जानने लगते हैं और वहाँ का खाना खाकर उसकी तारीफ भी करते हैं। काफी कोशिशों के बाद अब जतिन को भी दूसरी नौकरी मिल गई थी तो शोभिता की वैन रसोई भी अच्छी चल रही थी। अब शोभिता को डर था कि कहीं कुमुद जतिन की नौकरी लगने के कारण उसकी वैन रसोई को बंद ना करवा दे। वो अपनी वैन की सफाई करते हुए ये सोच रही थी। तभी उसकी सास वहाँ आकर कहती है, बहू बंद कर वैन रसोई और घर चल। नहीं सासू माँ, ऐसा मत करो, मुझे ये वैन रसोई चलाने दीजिए ना प्लीज। अरे बहू 6 बज गए हैं, घर नहीं चलना क्या? अच्छा, आप घर चलने की बात कह रही थी, मुझे लगा कि। चिंता मत कर बहू, मैं अपनी बहू की वैन रसोई बंद नहीं करने को कहूँगी, क्योंकि तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है और इन हालातों ने मुझे ये बात अच्छे से समझा दी है। अपनी सास की ये बात सुनकर शोभिता बहुत खुश होती है और वो अपनी सास को वैन में बैठाकर घर ले आती है। वंशी टीवी देख रही होती है और वो जब भी कोई भी चैनल लगाती तो उस पर कोई ना कोई खाने की चीज आ रही होती। ये देखकर वंशी रिमोट को साइड में पटक कर बोलती है, क्या यार, हर जगह खाना ही खाना आ रहा है, जबकि सबको पता है कि खाना देखते ही मुझे भूख लग जाती है, फिर चाहे मैंने 2 मिनट पहले ही क्यों ना खाया हो। ये बोलकर वो रसोई में जाकर कुछ खाने को देखती है और उसकी नजर 2 मैगी के पैकेट पर पड़ती है, जिसे वो बनाते हुए खाती है और बोलती है,
कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैगी को खाने का सही टाइम है। अभी घर पर भी कोई नहीं है और अकेले मैगी खाने में जो मजा है ना, वो किसी चीज में नहीं है। ये बन गई मेरी मैगी। इतने में ही वो मैगी को सर्व करके सोफे पर बैठकर खाना शुरू करती है कि तभी उसके घर की डोर बेल बजती है, पर वो दरवाजा नहीं खोलती और उसकी माँ एक्स्ट्रा की से दरवाजे को खोलकर घर के अंदर आ जाती है। साथ ही उसकी बहन तनु भी माँ के साथ थी और जैसे ही वो मैगी की खुशबू को सूंघती है, अपनी बहन के पास जाकर बोलती है, दीदी थोड़ी सी मैगी दो ना प्लीज। दीदी एक बाइट खिला दो। मैं नहीं खिला रही, तू तो मम्मी के साथ शॉपिंग पे गई थी ना, कुछ ना कुछ तो खाकर ही आई होगी। मैं नहीं दे रही, चल। एक बाइट ही तो मांग रही हूँ, दे दो ना। मम्मी देखो ना, दीदी एक चम्मच भी नहीं खिला रही, कौन सा मैं पूरा मांग रही हूँ। वंशी पीठ दिखाकर बैठ जाती है और मैगी खाने लगती है। तनु फिर से अपनी बहन की प्लेट में झांकते हुए बोलती है, दीदी मेरी प्यारी दीदी, एक बार दे दो, अच्छा सूप ही पिला दो, खत्म होने वाली है। नो मीन्स नो, समझ नहीं आता। दीदी वो देखो टीवी पर मैगी आ रही है। तनु ये बोलकर उसका ध्यान मैगी से भटका देती है और फटाक से उसकी प्लेट से मैगी खा लेती है। ये देखकर वंशी उसे मारने के लिए भागती है कि तभी तनु भी भागकर छत पर जाकर छुप जाती है और दरवाजे को लॉक कर लेती है। जिसके बाद दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी हुई वंशी बोलती है, बेटा अब जब तू नीचे आएगी ना, तब बचेगी नहीं मेरे हाथों से। तूने मेरी मैगी पे गंदी नजर डाली, आ तू तुझे मैं बताती हूँ। दीदी मुझसे लड़ने से अच्छा होगा कि आप अपनी बची हुई मैगी खा लो। कुछ देर बाद में वो अपने कमरे में पसरकर लेट जाती है। तभी उसका कुछ चटपटा खाने का मन करता है और वो अपने ड्रॉअर में से हींग गोली की डब्बी निकालती है और फिर क्या था, वो उसे खाने लगती है। और उसके बाद में वो अपनी माँ रीटा से बोलती है, माँ आज क्या बना रही हो? फिर से हींग गोली खा रही है ना? हाँ माँ, आपको पता है ना, इसे खाए बिना मेरा एक भी दिन पूरा नहीं होता। सुधर जा, वहाँ चटकारे लेते हुए अगर ससुराल की रसोई में घुसी ना, तो सास तुझे छोड़ेगी नहीं। माँ जबकि जब देखी जाएगी ना, फिलहाल आप ये बताओ कि क्या बनाया है? राजमा चावल बनाए हैं। वाह सच में, हाय तभी मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। माँ आप वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो सच में। अब बस ज्यादा ड्रामे मत कर, तुझे ही दूंगी पहले, आजा टेबल पर। कुछ देर बाद में रीटा अपनी दोनों बेटियों को खाना परोसती है। अपनी बड़ी बहन की प्लेट में देखकर तनु तुरंत बोलती है, माँ आपने दीदी को ज्यादा और मुझे कम दिए हैं राजमा। हे भगवान तेरा हमेशा का है। अरे और रखे हैं, दोनों खा लो, अगर फिर भी कम पड़े तो मेरी प्लेट भी ले लेना। किसी ने खाना शुरू नहीं किया, लेकिन ये है कि दूसरों की प्लेट में ही झांकती रहेगी। अरे डम्बो पहले खत्म कर ले और मिल जाएगा। इस तरह तीनों अपना अपना खाना खा लेती है। वंशी भी अपना खाना खत्म करती है और लास्ट में प्लेट को चाट कर रख देती है, जिसे देखकर उसकी माँ बोलती है, वंशी तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, मुझे तो लड़का बहुत पसंद आ गया, बहुत ही जल्दी तेरी शादी हो जाएगी, इसलिए कह रही हूँ सुधर जा, नहीं तो तेरी सास बोलेगी माँ ने कोई संस्कार नहीं दिए और ना ही कुछ सिखाया है, इसलिए अपनी ये आदतें छोड़ दे बेटा। हाँ दीदी माँ सही कह रही है। तुझसे किसी ने ज्ञान मांगा? मैंने जो बोला उसका तेरे पर असर हुआ या नहीं? ठीक है माँ, आफ्टर मैरिज नहीं करूँगी, अभी तो करने दो। कुछ दिन बाद में वो अपनी दोस्त कियारा के साथ में शॉपिंग करने के लिए बाहर आती है कि उसकी नजर गोलगप्पे की स्टॉल पर पड़ती है और फिर क्या था, वो फटाफट से वहाँ पहुँचती है और बोलती है, भैया एक प्लेट गोलगप्पे लगाना जरा। भैया मुझे भी दे दो एक प्लेट। ये लीजिए मैडम। अरे वाह भैया, मजा ही आ गया खाकर, जरा एक प्लेट और बना दो। इस तरह वंशी और उसकी दोस्त कियारा गोलगप्पे खाते हैं और मार्केट में घूमने लगते हैं, जहां फिर से दोनों को बहुत भूख लगती है और वो मोमोज की शॉप पर पहुंचती हैं और बोलती हैं, भैया 2 प्लेट मोमोज देना। नहीं भैया एक प्लेट ही दे दो यार, मैं तो तेरे में से ही खा लूंगी। ओए मेरे एक भी मोमोज को ना छू भी मत लियो, वरना गिरा गिरा के मारूंगी यहीं पे। भैया 2 प्लेट ही दे दो। इस तरह दोनों मोमोज खाती हैं। लास्ट में मोमोज की चटनी भी बच जाती है, जिसे वंशी चाट चाट कर खत्म कर देती है
पास खड़े हुए लोग ये सब देख रहे होते हैं और उनको देखकर वंशी बोलती है। वो क्या है ना, खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। यार तू कितनी चटोरी बन गई है, 24 घंटे खाती है फिर भी मोटी नहीं होती तू। अब क्या नजर लगाएगी मुझे? इस तरह दोनों घूमकर घर चली जाती हैं। वंशी भी अपने घर आ जाती है। अगले दिन उसकी माँ समीर नाम के एक अच्छे से लड़के को देखकर कुछ हफ्तों में उसकी शादी उससे करवा देती है। धीरे धीरे वंशी अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभालने लगती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास ममता सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स की कटोरी को टेबल पर रखती है और बोलती है, अरे पानी लाना तो भूल गई, लेकर आती हूँ जरा। इतना बोलकर उसकी सास पानी लेने चली जाती है। तभी टेबल पर वंशी इतने सारे ड्राई फ्रूट्स को देखकर मुट्ठी भर लेती है और उन्हें उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद में ममता वापस आती है और देखती है कि उसकी ड्राई फ्रूट की कटोरी में तो कुछ भी नहीं है। कुछ देर बाद में वो लड्डू का डब्बा लेकर बैठती है और ममता देखती है कि डब्बे में से तो 5-6 लड्डू गायब हैं। ये देखकर वो अपनी बहू के पास जाती है और उसको दोनों हाथों से लड्डू को खाता देखकर वो बोलती है, बहू ये क्या बदतमीजी है, मुझसे बिना पूछे मेरी चीजें उठाकर खा रही है। एक बार पूछ लेती नास पीटी कहीं की, मुझसे मांग लेती तो मैं क्या मना कर देती तुझे। अरे मेरे काजू बादाम भी तूने ही खाए है ना। हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं आपसे पूछ कर खाया करूँगी। कोई बात नहीं, आगे से ऐसा मत करियो। और ये ले खा ले लड्डू। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर एक साथ लड्डू खाती हैं। ऐसे ही रात को सब सो रहे होते हैं और वंशी ये कौन खाएगा? समीर जी मैं खाऊंगी, मुझे दीजिए। वंशी उससे मांगती है, लेकिन जब तक समीर उस पिज्जा को खा जाता है, ये देखकर वंशी जोर से चिल्लाते हुए जाग जाती है और बोलती है, पिज्जा, मेरा पिज्जा। समीर जी तो सो रहे हैं, शुक्र है मेरा पिज्जा तो यही है। ये देखकर वंशी अपनी साइड वाली ड्रॉर से प्लेट में रखे हुए 2 पिज्जा के स्लाइस को उठाकर खा लेती है और उसके बाद उन्हें खाकर सो जाती है। वक्त बीतता है, उसकी चटोरेपन की आदत अब तक नहीं जाती और घर के खाने के बाद भी वो आए दिन बाहर से खाना ऑर्डर करके खाया करती। ऐसे ही एक दिन वो बाहर से छोले भटूरे मंगाकर चुपके से खा रही थी और उसकी सास और पति दोनों ये देख लेते हैं और बोलते हैं, हे भगवान, कितनी चटोरी बहू से शादी हुई है मेरे बेटे की। इतना खाती है कि कुछ पूछो ही मत। इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना आप लोगों को मेरे खाने से, तो ठीक है, अब से मैं ना बाहर का बना खाना खाऊंगी और ना ही घर का। ये बोलकर वंशी कुछ नहीं खाती। उसकी सास और पति उसे बहुत समझाते हैं, उसके लिए बहुत कुछ खाने को भी लेकर आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं खाती। वो अपनी इसी जिद पर 2 दिन बिना कुछ खाए पिए रहती है। समीर उसके लिए खाना लेकर आता है, लेकिन वो खाने को सामने से ही फेंकने लगती है और रोते हुए गुस्से में बोलती है, बोला ना नहीं खाऊंगी तो मतलब नहीं खाऊंगी। इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती है और जब उसका पति उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और बताते हैं कि ना खाने पीने की वजह से उसे वीकनेस हो गई है। जिसके बाद डॉक्टर उसका बहुत ख्याल रखने के लिए समीर को बोलता है। कुछ दिन बाद में वंशी बिल्कुल ठीक हो जाती है, साथ ही साथ ममता और समीर से माफी भी मांगती है। जिसके बाद से वंशी अपनी चटोरी जबान पर काबू रखना सीख लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।